वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने पहले जो प्रदेश है उस प्रदेश पर हम उनकी संक्रियाएं पढ़ रहे थे। संक्रियाएं बोले तो जैसे कि जोड़ बाकी गुणा भाग ये। तो संक्रियाओं में हमने एक योग संक्रिया कर ली थी, योग संक्रिया के बारे में पढ़ा था। उसके बाद व्यवकलन, उनका घटना घटाना। तो उसके लिए क्या जरूरी था, उनका कोटि, उनका प्रारूप और उनकी सूचकांक इंडिसेस। ये अगर किन्हीं भी दो सदिशों के किन्हीं भी दो प्रदेशों के अगर ये समान है, कोटि, प्रारूप और सूचकांक, तो उनके लिए योग संक्रियाएं पॉसिबल हो पाती थी, वो क्रमबद्ध में और साझा होती थी। इसी तरह से व्यवकलन के लिए भी कोटि, प्रारूप, सूचकांक समान होने चाहिए, तभी उनका जो व्यवकलन है वो वहां पर पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद हमने गुणा संक्रिया पढ़ी थी। गुणा में दो थी, कौन कौन सी थी? एक तो थी गुणन संक्रिया में बाह्य गुणनफल और एक आंतर गुणनफल। बाह्य गुणनफल मतलब कोई भी दो प्रदेश दिए हुए हैं, उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आने वाला प्रदेश है उसकी कोटि उनके दोनों के योग के बराबर होती थी। जैसे एक के प्रदेश की कोटि हम वहां पर 3 लेकर चल रहे थे, दूसरे की हम 2 लेकर चल रहे थे, तो टोटल वहां पर कोटि जो आई थी वो कितनी आई थी? 5 आई थी। कैसे भी आप किसी भी हिसाब से कोई भी दो प्रदेश ले सकते हो, दोनों प्रतिचर हो सकते हैं, दोनों सहचर हो सकते हैं, या दोनों ही मिश्रित हो सकते हैं। यदि उनका गुणनफल कर रहे हैं तो गुणनफल के बाद जो आने वाला प्रदेश है उसकी जो कोटि है दोनों की कोटियों के योगफल के बराबर होगी। तो उसके बाद हेडिंग डालना प्रदेशों का संकुचन। क्या हेडिंग डालनी है? प्रदेशों का संकुचन। उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे आंतर गुणनफल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालें प्रदेशों का संकुचन। डालें प्रदेशों का संकुचन। संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो इंग्लिश में भी लिख देना इसको, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर। इसके बारे में हमें पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर। तो देखें प्रदेश के संकुचन से मतलब क्या है कि कोई भी आपको प्रदेश दिया हुआ है, कोई भी एक प्रदेश दिया हुआ है, मिश्रित प्रदेश है, यदि हमने वो ले लिया आई जे के एल एम, कोई भी हमने प्रदेश ले लिया और वो प्रदेश हमने कौन सा ले लिया? मिश्रित प्रदेश ले लिया। ध्यान से देखना इस चीज को, मिश्रित प्रदेश ले लिया। उस मिश्रित प्रदेश में ये वाले सूचकांक कौन से कहलाएंगे? शीर्षांक वाले प्रतिचर सूचकांक, और ये वाले सूचकांक कहलाएंगे सहचर सूचकांक। यदि इसमें प्रतिचर सूचकांक, यदि किसी भी मिश्रित प्रदेश में एक प्रतिचर सूचकांक को हम किसके बराबर कर दें? सहचर सूचकांक के बराबर कर दें। किसके बराबर? सहचर सूचकांक के बराबर कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रदेश का संकुचन करना। मतलब उसमें प्रतिचर सूचकांक है, जैसे के है, एक तो प्रतिचर सूचकांक, एक है सहचर सूचकांक, इन दोनों का यदि हम बराबर कर दें के इक्वल टू एम, यदि हम करें तो ए आई जे के एल और m के स्थान पे भी क्या रख दो? k लिख दो, या दोनों ही स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? m रख सकते हैं। इस तरह से कुछ भी रख सकते हैं, या तो k रख सकते हैं या फिर m, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी संकुचन के बाद? हाँ, मुक्त सूचकांक कितने हैं इसमें? i j और l। इसकी कोटि तो 3 है और इसकी कोटि कितनी थी पहले? 5। तो संकुचन करने के बाद उस प्रदेश की जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी? 5 माइनस के 2, इनके सापेक्ष वो 2 कम हो जाएगी, यानी कि 3। पहले 5 थी फिर 3 हो गई। कैसे? मतलब संकुचन करने के बाद हम कह सकते हैं कि उसकी जो कोटि है प्रदेश की वो कितनी कम हो जाएगी? 2 कम हो जाएगी। तो इस चीज को हमें प्रूफ भी करना है। तो प्रूफ करने के लिए पहले लिखें इसमें, यदि किसी मिश्रित प्रदेश में प्रदेशों का संकुचन हेडिंग डालकर उसमें लिखें, यदि किसी मिश्रित प्रदेश में प्रतिचर सूचकांक एवं सहचर सूचकांक, यदि किसी मिश्रित प्रदेश में प्रतिचर सूचकांक एवं सहचर सूचकांक को एक समान कर दिया जाए, तो परिणामी प्रदेश की कोटि 2 कम हो जाती है
परिणामी प्रदिश की कोटि 2 कम हो जाती है, इसे ही प्रदिश का संकुचन कहते हैं। इसे ही प्रदिश का संकुचन कहते हैं। इसे ही प्रदिश का संकुचन कहते हैं। अब हेडिंग डालो, मतलब कोई भी प्रदेश दिया हुआ है मिश्रित प्रदेश, उसमें सहचर सूचकांक को हम प्रतिचर सूचकांक के बराबर कर देंगे, तो उसकी एक कोटि है 2 कम हो जाएगी, और इसे ही हम क्या कह देंगे, उसका कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, मतलब कोटि को कम करना, मतलब उसका संकुचित कर दिया हमने उसका, तो उसको हम प्रूफ करेंगे, उपपत्ति करेंगे उसकी। तो प्रूफ हेडिंग डालकर इसमें इधर देखें, पहले देखें, उधर छोड़ दो उसको, अब लैंग्वेज लिख ली, इसके बाद प्रूफ डालकर यहाँ छोड़ देना, और इधर देखो पूरा फोकस करके कि हम मान लेते हैं, माना A I J K L M, ये मान लिया, कितने कोटि का है ये, पंचम कोटि का एक कौन सा प्रदेश है, ये मिश्रित प्रदेश है। ये मान लिया हमने कि एक पंचम कोटि का क्या है, मिश्रित प्रदेश है। एक AIJKLM पंचम कोटि का एक क्या है, मिक्स्ड टेंसर है, तो इसका रूपांतरण समीकरण निम्न होगा। इसका रूपांतरण समीकरण निम्न होगा, जैसे कि इसका हम S डैश में रूपांतरण करें, A डैश में मान लिया हमने A बार PQRST, इस तरह से हमने इसका रूपांतरण इसमें मान लिया, किसका, AIJKLM का। किस तरह से लिखना सिखाया था, इसको पकड़ लेंगे, इससे संबंधित जो निर्देशांक हैं वो उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, PQR ऊपर है तो ऊपर आएंगे, इस तरह से, ठीक है। ये दोनों नीचे हैं तो नीचे आ जाएंगे, डेल x बार s और डेल x बार t, इस तरह से रूपांतरण समीकरण जो बच गए उसके संगत लिख देंगे, डेल xi j k l और m, ठीक है। इस तरह से हम इजीली इसका रूपांतरण समीकरण लिख सकते हैं। किसका लिखा है ये हमने, AIJKLM का, A बार PQRST में हमने क्या लिख दिया, ये रूपांतरण समीकरण लिख दिया। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, प्रदेश का संकुचन को बता रहे हैं। अब इसमें यदि हम k = m ले लें, संकुचन करके बता रहे किस तरह से होगा, तो उसमें हमने कोई सा भी एक बराबर कर दिए, k = m लेने पर एक प्रतिचर लेना है, एक सहचर लेना है, k को l के भी बराबर कर सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक प्रतिचर होना चाहिए, एक सहचर होना चाहिए, ठीक है। तो k = m लेने पर ये कितना हो जाएगा बताओ, A बार PQRST, इस तरह से चलेगा, डेल x बार p अपॉन डेल xi डेल x बार q अपॉन डेल xj, इस तरह से डेल x बार r अपॉन डेल xk, m रख देते हैं, किसके स्थान पर, k के स्थान पर m रख देते हैं, k = m है तो k के स्थान पर हमने m रख दिया, ठीक है, इतना चेंज करेंगे, और डेल xl अपॉन डेल x बार s डेल xm अपॉन डेल x बार t, और यहाँ पर AIJK के स्थान पर हमने रख दिया है m, ठीक है। k के स्थान पर यहाँ पर k आ रहा था, उसके स्थान पर भी हमने m रख दिया, यहां तक लिख सकते हैं इसको। आगे लिखेंगे A बार PQRST इक्वल टू डेल x बार p अपॉन डेल xi डेल x बार q अपॉन में डेल xj, ये आ जाएगा। इसमें एक और ये इन दोनों के एक साथ लिख रहे हैं, इसको इधर लिख दिया, डेल x की पावर l या xl अपॉन ss x बार s है ये, और इन दोनों के एक साथ लिख दिया इस तरह से ब्रैकेट में, डेल x बार r अपॉन डेल xm, और xm अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल x बार t, इस तरह से, और ये हो जाएगा AIJMLM, ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब xm और इससे xm ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, तो हम सीधा लिख सकते हैं PQRST, वास्तव में कैंसिल नहीं होते,
कैसे होता है, एक्स बार आर का एक्सएम के सापेक्ष और एक्सएम का करें एक्स बार टी के सापेक्ष। तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि एक्स बार आर का जो अवकलन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स बार टी का, क्योंकि ये इसका फलन है और ये इसका फलन है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये इसका फलन रहा। डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स आई, डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स जे, इधर देखें पहले बाद में लिखना, एक्स एल अपॉन एक्स बार एस, और इसको कितना लिख सकते हैं, डेल एक्स बार आर अपॉन डेल एक्स बार टी, आई जे एम एल एन, इस तरह से ये डेल है। अब देखें आपने क्रोनिकर डेल्टा पढ़ा है, चूंकि क्रोनिकर डेल्टा कैसे पढ़ा है कि डेल आर टी, अगर बार में बात करें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल एक्स बार आर अपॉन डेल एक्स बार टी। एस डैश फ्रेम के लिए लिखवाया था, एस फ्रेम में बार नहीं आता है, और एस डैश के लिए बात करें तो उसमें क्या आ रहा था, बार आ रहा था, इस तरह से लिख रहे थे। और यहाँ पर इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे कि इफ आर इक्वल टू टी, तब तो इसकी वैल्यू 1 है, नहीं इस तरह से लिख दो 1 और 0, तो जी 1 तो कब होगी, जब r इक्वल टू टी होगा, और इफ r इज नॉट इक्वल टू टी, तब इसकी वैल्यू कितनी हो रही थी, 0 हो रही थी। इतना हम कर रहे थे, इसका हमें यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली स्थिति बन रही, अरे वहां पर नोटेशन हम i और j ले रहे थे, अब नोटेशन क्या ले लिया, r और t, क्योंकि इसी में ही हमें जरूरत पड़ेगी। तो लिखें आगे, देखें इधर पहले, पी क्यू आर एस टी इक्वल टू डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स आई, यहां पर ये हो जाएगा Q अपॉन डेल एक्स जे, L अपॉन डेल एक्स बार S, इसकी जगह पर हमने लिख दिया डेल बार R बाई टी ए आई जे एम एल एम। अरे लिख सकते नहीं लिख सकते, ये लिख दिया। अब जब भी R इक्वल टू टी होगा तब इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1, और जब R इज नॉट इक्वल टू टी है तब उस स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो देखें अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हुई, यानी कि R इज नॉट इक्वल टू टी है, उस स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो इसका तो समीकरण ही उत्पन्न नहीं हो पाएगा, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, तो ये चीज मीनिंगलेस है, क्योंकि हम इसका रूपांतरण इसमें कर रहे हैं, तो वो समीकरण ही नहीं बनी के आएगी इन दोनों में। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक ही स्थिति रह जाती है कि R इक्वल टू टी लेने पर, क्योंकि उसी में ही इसका रूपांतरण हम इसमें देख पाएंगे, R इक्वल टू टी लेने पर। तो R इक्वल टू टी लेंगे यहाँ पर, तो कितना बनेगा बताओ, पी क्यू, R के स्थान पर टी रख दिया इसमें, पी क्यू टी अपॉन एस टी, ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया, और R इक्वल टू टी इसमें रख दिया, इसमें तो आ ही नहीं रहा था कहीं पर भी, R इक्वल टू टी इसमें पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, और आई जे एम एल एम, यहां तक लिख सकते हैं इसको पूरा हम इस तरह से कि पी क्यू टी अपॉन एस टी, आर इक्वल टू टी ले लिया हमने। अरे पहले तो ये संकुचन के लिए हम k इक्वल टू एम लेकर चल रहे थे और समीकरण बन ही रहे, इसके लिए हमने r इक्वल टू टी ले लिया, क्योंकि उसी पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो वो ले ली हमने, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब ये वाली रूपांतरण समीकरण कब प्राप्त होगी, ये वाली रूपांतरण समीकरण सेम बनी रहे, इसके लिए हम लेकर चलते हैं, माना b, इसी तरह से नोटेशन लेकर चलते हैं, आई जे एम, सॉरी कॉमन वाले को छोड़ देंगे, आई जे अपॉन एल का रूपांतरण b बार पी क्यू एस में करने पर, इसमें करेंगे अब रूपांतरण। तो पहले इसको लिखें पूरा, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, उसके बाद आगे करेंगे इसको। कंप्लीट करें यहां तक प्रूफ में इसको।
इसको कंप्लीट, फिर आगे देखेंगे। सही से लिखना, नोटेशन में दिक्कत मत करना लिखने में। इधर पी क्यू आर एस टी लेकर चल रहे हैं और इधर आई जे के एल एम। तो देखें इधर, इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 1। अगर इसका रूपांतरण हम इसमें करें, यानी कि बी आई जे और नीचे है एल, और इसका रूपांतरण अगर हम करें बी बार पी क्यू किसमें, एस में, तो किस तरह से करेंगे बताओ। पी क्यू तो ऊपर आ जाएंगे डेल एक्स बार पी डेल एक्स बार क्यू, और एस वाला नीचे आ जाएगा डेल एक्स बार एस। इस तरह से जो बचे हैं उनको लिख सकते हैं हम यहाँ पर एक्स एल। इससे रिलेटेड वाले बार में हैं सभी, और इससे रिलेटेड वाले जो होंगे बिना बार में हैं, क्योंकि ये एस फ्रेम में और ये वाला एस डैश में है। इसको डाल दिया अगर हमने समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करो, क्या सेम आ रही है। समीकरण 1 और 2 बिल्कुल सेम आ रही हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, और 1 और 2 की यदि हम यहाँ पर तुलना करें, तो तुलना करने पर हमें क्या मिल रहा है कि ए आई जे एम एल एम वो किस प्रतिश के बराबर होना चाहिए, वो यहाँ पर बी आई जे एल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आई जे एल के बराबर होना चाहिए। तो इस चीज से हमें स्पष्ट हो रहा है इसका ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर कितने का है, 3। तो हम कह सकते हैं अतः स्पष्ट है कि प्रतिश के संकोचन के बाद प्रतिश की कोटि 2 कम हो जाएगी। पहले ऑर्डर कितने का था, पंचम कोटि का लेकर चल रहे थे, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। तो संकुचन के बाद 2 ऑर्डर उसका कम हो जाएगा। तो यहां तक कंप्लीट करें, फिर लाइन लिखना एक।
लिख लिया। इसके बाद लिखना अतः स्पष्ट है कि संकुचन के बाद प्रदिश की कोटि 2 कम हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि संकुचन के बाद प्रदिश की कोटि 2 कम हो जाती है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि संकुचन के बाद प्रदिश की कोटि 2 कम हो जाती है। संकुचन के बाद प्रदिश की कोटि 2 कम हो जाती है। पहले 5 था, अब 3 हो गई। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया कि संकुचन इस तरह से कराया जाएगा। एक प्रदिश जो सूचकांक है उसको सहचर सूचकांक के बराबर कर देंगे, तो उसके संगत उसकी जो कोटि है 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि वो एक तरह से हमने उनको क्या बना दिया, पहले मुक्त सूचकांक थे, बराबर करके उनको मूर्ध सूचकांक बना दिया और उसको ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड था आंतर गुणनफल, इनर प्रोडक्ट, उसको डालें हेडिंग आंतर गुणनफल, इनर प्रोडक्ट, आंतर गुणनफल। देखें आंतर गुणनफल क्या है कि आंतर गुणनफल है कोई भी 2 प्रदिश हैं उनका यदि हम आंतर गुणनफल कर रहे हैं, 2 प्रदिशों का आंतर गुणनफल, तो उसके लिए हमें क्या है, पहले हम जो बाह्य गुणनफल कर रहे थे या जो नॉर्मल हम गुणा करते हैं उसकी तरह तो करना ही है, यानी कि बाह्य गुणनफल तो हमें क्या करना ही है। उसके बाद बाह्य गुणनफल करने के बाद जो भी प्रदिश आ रहा है उस प्रदिश का हम क्या कर देंगे, प्रदिश का संकुचन, मतलब बाह्य गुणनफल प्लस उसका क्या कर देंगे, संकुचन। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, आंतर गुणनफल। इसलिए बीच में पढ़ाना पड़ा प्रदिश का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। कैसे, जैसे कि आपको 2 प्रदिश दिए हुए हैं आई जे के और बी दे रखा है आपको पी क्यू आर, इस तरह से 2 प्रदिश दिए हुए हैं। इनका आप पहले क्या करोगे, बाह्य गुणनफल। तो बाह्य गुणनफल तो किस तरह से करोगे बताओ, नॉर्मल सीधा सीधा बाह्य गुणनफल क्या होगा इनका, ऐसे सीधा हम क्या कर देंगे इनका मल्टीप्लाई बी पी क्यू आर, तो कोई भी सी प्रदिश आ जाएगा वो कैसा आएगा, आई जे पी क्यू अपॉन के आर, ये हो जाएगा। प्रदिश का संकुचन करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम कोई भी 2 हैं, एक सहचर को एक प्रतिचर के बराबर ले लेंगे, क्यू इक्वल टू आर लेने पर तब कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी आई जे पी के और Q इक्वल टू आर है, तो Q के स्थान पर हमने कितना लिख दिया, R लिख दिया, ये बराबर हो गया। इसको R वाले को हटा दिया। अगर हम D के लिए बोलें, कोई नया प्रदिश मान लिया आई जे पी अपॉन के, जो कॉमन है उसको हटा दिया यहाँ से, तो वो नया प्रदिश हो गया D। तो इसकी जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पहले कितनी लेकर चल रहे थे हम बाह्य गुणनफल में, तो दोनों की 3 इसकी और 3 इसकी, तो 3 और 3 यहाँ पर, तो कितनी हो गई इसकी कोटि, 6 हो गई। कोटि कितनी है यहाँ पर, ऑर्डर इसका जो है, ऑर्डर है इसका 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, मतलब वही प्रदिश का संकोचन हो चुका है, इसलिए उसका जो ऑर्डर है वो 2 कम हो गया है। तो आंतर गुणनफल हेडिंग डालकर उसमें लिखें, पहले आंतर गुणनफल हेडिंग डालें और लिखें उसमें किन्हीं 2 प्रदिशों के बाह्य गुणनफल के साथ साथ किन्हीं 2 प्रदिशों के बाह्य गुणनफल के साथ साथ किन्हीं 2 प्रदिशों के बाह्य गुणनफल के साथ साथ यदि संकुचन प्रक्रिया की जाए तो प्राप्त परिणामी प्रदिश
प्रदिशों का आंतर गुणनफल कहलाता है। तो परिणामी प्रदिशों का आंतर गुणनफल कहलाता है। प्रदिशों का आंतर गुणनफल कहलाता है, अर्थात आंतर गुणनफल इक्वल टू बाह्य गुणनफल प्लस प्रदिश का संकुचन, और ब्रैकेट में बंद कर देना इसको। आंतर गुणनफल इक्वल टू बाह्य गुणनफल प्लस प्रदिश का संकुचन। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना दो प्रदेश ए आई जे के एवं बी पी क्यू आर है। माना दो प्रदेश ए आई जे के एवं बी पी क्यू आर है। तब इनका बाह्य गुणनफल निम्न प्रकार से किया जाता है। तब इनका बाह्य गुणनफल निम्न प्रकार से किया जाता है। लिख देना स्मॉल ए पॉइंट करके उसको, ए आई जे के डॉट या नॉर्मल रहने देना, बी पी क्यू आर इक्वल टू सी आई जे पी क्यू अपॉन के आर, अपॉन क्या नोटेशन उसी हिसाब से नीचे लगेंगे के आर। ठीक है, बी पॉइंट लिख देना। संकुचन के लिए Q इक्वल टू आर लेने पर, संकुचन के लिए Q इक्वल टू आर लेने पर तो Q इक्वल टू आर लेंगे तो ये हो जाएगा सी आई जे पी, Q के स्थान पर आर लिख दिया, के आर है ये, तो इक्वल टू डी, और जो कॉमन था उसको हटाकर हमने एक नया, मतलब या तो इसका रूपांतरण करें हम सी बार में और इसका रूपांतरण करें डी बार में, तो वो उसके बराबर ही आएंगे, इक्विवेलेंट ही आएंगे, इसलिए उसको हमने नॉर्मल सीधा लिख दिया है, बताया नहीं है क्योंकि पहले कर चुके हैं बाह्य गुणनफल और संकुचन में। अपॉन के इस तरह से लिख देना, संकुचन के लिए Q इक्वल टू आर लेने पर लिखना। इसके बाद अतः डी आई जे पी के, डी आई जे पी नीचे के है सफिक्स में, दिए गए प्रदेश, अतः डी आई जे पी के दिए गए प्रदेश ए आई जे के एवं बी पी क्यू आर का आंतर गुणनफल कहलाता है। बी पी क्यू आर का आंतर गुणनफल कहलाता है। ठीक है, तो जोड़ हो गया, यानी कि योग संक्रिया हो गई, व्यवकलन संक्रिया हो गई, उसके लिए कुछ रूल्स थे, कोटि प्रारूप और सूचकांक वाला। उसके बाद गुणा के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर आवश्यकता नहीं थी, दो थे, बाह्य गुणनफल और आंतर गुणनफल। तो आंतर गुणनफल के लिए मेन चीज थी प्रदेश का संकुचन करना आना चाहिए, तो वो चीज पहले यूज की थी हमने और उसके आधार पर उनका आंतर गुणनफल सीखा था। ये नॉर्मल था यहाँ तक। इसके बाद हेडिंग डालना, नई हेडिंग है दूरी
प्रदेश, या फिर इसको बोलते हैं मैट्रिक प्रदेश। मैट्रिक के रूप में होता है, मैट्रिक्स के रूप में, इसलिए इसको बोल देते हैं हम मैट्रिक्स प्रदेश, दूरिक प्रदेश या मैट्रिक प्रदेश। क्या होता है दूरिक प्रदेश या मैट्रिक प्रदेश, इसे देखेंगे हेडिंग डालकर। इधर देखो पहले, आज का लेक्चर लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं ऑफ करते हैं, इसे अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, लेक्चर लंबा हो जाएगा नहीं तो दूरिक प्रदेश या मैट्रिक प्रदेश को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।